मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 11th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, मैं ऐसा जनरली बता देता हूँ कि कौन से क्लास के लिए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए बता देता हूँ ना कि तुम कोई गलती से दूसरा लेक्चर ना देखो। एक तो ऐसी तुम्हारे पास समय की कमी है, उसमें तुम गलती से कोई दूसरा लेक्चर देख लो, बोले सर ये क्या पढ़ा दिया सर आपने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमको, तो ये क्या चल गया है यहाँ पे। इसलिए मैंने जनरली बता देता हूँ, ठीक है। आज के मैंने एक लाइव सेशन लिया था। लाइव सेशन में तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा लगा मेरे को, लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। अब देखो पैकेज तो शायद अभी नहीं मिला है। अगर पैकेज का पूछना होगा तो आप ऑफिस में बात करके पूछना कि सर पैकेज कब तक आएगा। लेकिन फिर भी आपको ना एक बुक खरीद के रखना पड़ेगा, डीसी पांडे। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप सिलेक्शन चाहते हो, तो आपको डीसी पांडे का बुक खरीद के रखना पड़ेगा। 11th के लिए उसका पार्ट 1 आता है, 12th के लिए पार्ट 2 आता है। तो कम से कम में आप कभी पार्ट 1 खरीद के रख लेना, ठीक है। अब पार्ट 1 इसलिए जरूरी है ना क्योंकि वो जो डीसी पांडे है वो एक तरह से बहुत ही रिफाइंड बुक है हमारे मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप उसके क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको एग्जाम में इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जैसे जब भी आप एग्जाम में अपीयर करोगे तो आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। नो डाउट हमारा पैकेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन पैकेज के अलावा भी तुमको डीसी पांडे सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले वाले लेक्चर में क्या सिखाया था? क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाया था। क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने डायरेक्शन फाइंड आउट करना सिखा दिया है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को यूज करके डायरेक्शन फाइंड आउट करना सिखा दिया। या तुम ऐसा मैंने और क्या बताया था, मैक्सवेल्स ढक्कन रूल। वो जो मैक्सवेल्स ढक्कन रूल है उसको भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। आज क्या सीखना है सर? आज इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि जो राइट हैंड जो मेरे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये आज सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। आपको आई कैप, जे कैप और के कैप ये मैंने समझा दिया था ना। एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? आई कैप, जे कैप, के कैप और इसका सेंस ऑफ रोटेशन इस तरह कैप लगा देना एंटी क्लॉकवाइज। अब कभी भी अगर आप एरो के साथ चलते हो, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो एरो के साथ चल रहे हैं क्या? आई से जे कैप जा रहे हैं। अगर एरो के साथ जाएंगे तो जो बचा हुआ डायरेक्शन होगा या जो बचा हुआ टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? के कैप। लेकिन अगर मैं किसी ने पूछा होता है जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप अगर किसी ने पूछा होता तो एरो के अगेंस्ट जाना पड़ता क्या? तो एरो के अगेंस्ट जाओगे तो बचा हुआ टर्म लिख देना, लेकिन माइनस के साथ, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। मान लो मैं बोलूं मुझे फाइंड करना है के क्रॉस जे, एरो के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगर एरो के अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस आई कैप। इस तरह से आप क्या करना, बाकी के टर्म्स भी लिख लेना। अब कुछ मैग्नीट्यूड वाले बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। डायरेक्शन वाला बात मैंने बता दिया ना, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। ए और बी वेक्टर का जो प्लेन होगा उसका परपेंडिकुलर देखना है आपको। प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन होगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पहचानने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना आना है, ठीक है। तो जो एन कैप था ना, अब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं? जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये इससे पहले वाले लेक्चर में ना मैंने पूरा लेक्चर तुमको एन कैप का मतलब समझाने में लिखा दिया था। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये ऐसा समझ लो, एन कैप जो है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन है। दो वेक्टर को जब क्रॉस करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलना है? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलना है। अब ए बी साइन थीटा उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट जो होगा वो मैग्नीट्यूड है, और ये एन कैप जो है वो क्या है? डायरेक्शन के लिए है। अब क्या करते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं मैग्नीट्यूड पर, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है? मान लो मैं तुमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दूं, मैं तुमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दूं, और मैं तुमको थीटा का वैल्यू बता दूं 37 डिग्री। मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, और मैंने थीटा का वैल्यू तुमको 37 डिग्री बता दिया।
और मैंने आपसे ये पूछा है, देखो अगर मैं ये पूछूंगा ना a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा मतलब तुम्हारा आंसर एक वेक्टर आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह का आना चाहिए था आंसर a b sin थीटा n कैप। अब देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, अगर a क्रॉस b मैंने पूछा होता तो आपका आंसर भी वेक्टर आना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ये पूछूं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मॉड साइन होता है ना, तो अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब इस वाले टर्म का जो ab sin थीटा वाला जो टर्म है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट देखना है क्या, तो अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट देखोगे तो वो ab sin थीटा के बराबर है क्या, हाँ या ना। इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टर्स का जब क्रॉस करते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा इसमें। लेकिन जब आपने क्या किया, मॉड लगा दिया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर पे, ऐसे मॉड लगा दिया, दो पैरेलल लाइंस लगा दिया, इसका मतलब आपको सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, डायरेक्शन से आपको कोई मतलब नहीं। तो अगर मुझे इसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता तो ab sin थीटा लिखता गया। इसका मतलब क्या है, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन में ये पूछे कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे पूछेगा कोई, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 का है, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 का है, और मुझे क्या करना है, sin 37, यहाँ पर एक वैल्यू पुट करना है sin 37। पता नहीं मैंने आपको 37 से बताया है या नहीं। sin 37 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको sin 37 cos 37 ऐसा कोई वैल्यू पूछा जाए, आपको एक ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा, बहुत ही कॉमन ट्रायंगल है, बहुत ही फेमस ट्रायंगल, ठीक है। तो मेरी जुबान पर देखो, मेरा फेवरेट ट्रायंगल है ये, मैं बार-बार यही ट्रायंगल लूंगा, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रायंगल। ये 37 डिग्री, 37 के सामने जो होता है वो होता है 3, जिस लाइन पर 37 बनता है वो होता है 4, और हाइपोटेनस होता है 5। 37 के सामने 3, 37 जिस लाइन पर बन रहा है वो 4 और ये 5। अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल तुमको यूज करके sin 37, sin 53, cos 37, cos 53 ये सारे वैल्यूज ढूंढने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे sin 37 का वैल्यू चाहिए, तो sin 37 का मतलब होता है, sin का मतलब क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा का मतलब होता था थीटा का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय थीटा का बेस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंगल के सामने जो होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, थीटा का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय थीटा का बेस। अब थीटा का परपेंडिकुलर अगर आप ध्यान से देखोगे 10 into 20, थीटा का परपेंडिकुलर, इस बार sin 37 का परपेंडिकुलर कौन है, 3 है क्या, एंगल के सामने जो होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, और डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, 5 है, तो 3/5 रख देंगे। अब जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये 5 एक बार में और ये 4 बार में, 4 into 3 12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 to 20 यूनिट्स का हमारे पास कुछ तो मैग्नीट्यूड आएगा। बहुत ही आसान है क्या सभी। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो हो सकता है मैग्नीट्यूड में, वो क्या हो सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, और दोनों के बीच का वेक्टर एंगल बता दो। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का अगर वेक्टर एंगल बता दिया जाए तो बहुत ही इजीली से पहले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या। अब इसमें तुम बोलो ना मैं लाखों करोड़ों क्वेश्चन बना सकता हूं, a का वैल्यू कुछ भी रख दो भाई अपने मन के हिसाब से, b का वैल्यू कुछ भी रख दो, एंगल भी कुछ भी रख दो। अब अगर स्टैंडर्ड एंगल होगा तो कैलकुलेट किया जा सकता है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा, मान लो यहां पे बोल देता कि यहां पे है 47 डिग्री, तो इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते थे, 10 into 20 into sin 47 ही क्या करते हैं, आंसर छोड़ देते। क्लियर है ना। तो ये मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन था, टाइप 1 क्वेश्चन। देखो जब तक तुम डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं करना सीखोगे ना, तब तक ये इस तरह के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। पहले काम है तुमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना आ जाना चाहिए। उसके लिए डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे ना वो ध्यान से देखोगे। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, मैग्नीट्यूड्स पे ही बेस्ड है। ऐसा गिवन होता है, एक स्टेटमेंट गिवन होगा, स्टेटमेंट को यूज करके क्या करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक और चीज, मैंने देखा कि तुम लोग ने अच्छा स्टार्ट किया है, मतलब
पढ़ाई करना तुमने जब स्टार्ट किया तो अच्छा स्टार्ट किया है, बस बीच में खो मत जाना, बीच में खो मत जाना, रेगुलरली पढ़ाई करते रहना। स्टार्ट करना ना बहुत ही आसान है, कोई भी नया काम स्टार्ट करना बहुत ही आसान है, हर कोई स्टार्ट कर देगा, लेकिन एंड तक कुछ ही लोग पहुंच पाएंगे, सबको मंजिल नहीं मिलती, सब रास्ते में भटक जाते हैं। तो आई डोंट वांट दैट यू तुम रास्ते में भटक जाओ, तुम अपने मंजिल तक जाओ, और तुम्हारा मंजिल जो भी होगा, अगर तुमने मेडिकल के लिए यहाँ पर ज्वाइन किया है तो तुमने अपने माइंड में कॉलेज रखा होगा कि मुझे ये कॉलेज पहुंचना है, मुझे एम्स क्लियर करना है, मुझे नीट क्लियर करना है, ये तुम्हारे दिमाग में होगा, तो उसको कभी भी कम मत होने देना। मतलब जो भी तुम्हारा इमेजिनेशन, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, वो कभी भी फीका ना पड़े, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही हाथ नहीं लगता ड्रीम, क्योंकि तुम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, ठीक है, टफेस्ट तो नहीं बोलूंगा, मतलब वन ऑफ द ऐसा एग्जाम है जो क्या होता है, बहुत ही सिंसियरिटी रिक्वायर करता है। मतलब तुम अगर स्टडीज के तरफ सिंसियर हो ना, तो मेडिकल का एग्जाम क्लियर करना बहुत ही आसान है, बहुत कोई ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए तुमको, ऐसा नहीं कि बहुत कोई ज्यादा दिमाग का खेल है, तुमको सिंसियर होना पड़ेगा स्टडीज के साथ। मतलब सिंसियर मतलब अगर आज पढ़ना है, आज इतना कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लग सकता है कि सर मेरे को ना थ्योरी में डाउट हो रहा है, तो तुम लेक्चर्स देखो बार बार, और अगर तुमको फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं है ना, तो तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ना, एनसीईआरटी बुक पढ़ के अगर तुम समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई इधर उधर के साइड बुक्स में मत जाना। अगर तुमको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको लग रहा है कि सर मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम मेरे से एक बार बात जरूर कर लेना, ठीक है। लेकिन पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डीसी पांडे और पैकेज, ठीक है, ये तुमको रखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी बुक खरीद, अगर तुम्हें नहीं लगता है कि नहीं खरीदना चाहिए, तो तुम पीडीएफ में भी फॉर्मेट में मिलते हैं, एनसीईआरटी के ऐप मिलते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोबाइल रीडिंग थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब जनरली इतना अक्वेंटेड नहीं है मोबाइल रीडिंग से, तो बुक्स क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं पढ़ने के लिए। बुक्स में तुम हाइलाइटर मार्क पास भी करके रख सकते हो, वैसे आजकल पीडीएफ रीडर में भी आप हाइलाइट वाइलाइट करके रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन अगर तुमको रीडिंग चाहिए, तुमको लगता है कि नहीं सर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मैं पढ़ सकूं, तो तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक, और एनसीईआरटी बुक में भी वही पढ़ोगे जो मैंने खत्म कर दिया है। जैसे अभी मैंने वेक्टर्स पढ़ाया, वेक्टर्स मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है, तो तुम वेक्टर्स पढ़ सकते हो। जो मैंने नहीं पढ़ाया है ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैं पढ़ा दूं उसको पढ़ना, उससे क्या होगा, तुम अपना खुद का टाइम सेव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे, क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ a vector dot b vector equals to √3 times of magnitude of a vector cross b vector, then find the angle, then find the angle between vector a and vector b। एक स्टेटमेंट उन्होंने लिख दिया, सीधा सा स्टेटमेंट क्या लिख दिया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है वो √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो थीटा कितना होगा, या एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर क्या होगा, ये जानना है। अब पहले तो हम क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। जब आप इसके एलएचएस को देखोगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट करने पे रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है क्या, तो इक्वल्स टू के इस तरफ एक स्केलर क्वांटिटी और इक्वल्स टू के इस तरफ एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, नहीं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, क्या a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का, तो इधर भी स्केलर है इधर भी स्केलर है, जस्टिफाइड है क्या। अगर ये मॉड नहीं होता ना, मान लो इस क्वेश्चन में ये मॉड नहीं होता, अगर क्वेश्चन में ये मॉड नहीं होता तो इधर एक स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, तो क्वेश्चन ही गलत होता। एक स्केलर क्वांटिटी कभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी से इक्वेट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम एक गधे को एक कुत्ते से नहीं कंपेयर कर सकते। गधा इज टोटली अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ, इंसान नहीं बोलूंगा, गधा इज टोटली अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल एंड कुत्ता इज आल्सो अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल। वैसे इंसानों में भी इस तरह की क्वालिटीज देखी जाती हैं, गधों वाली और कुत्तों वाली। कुछ लोग होते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे भी हैं, सबको बदल तो नहीं सकते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा आसान है। दुनिया बदलने से अच्छा है खुद को बदल लो। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब कैसे स्टार्ट करेंगे सर,
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, बेसिक डेफिनेशन से हिट करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? कभी भी अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ मिल जाए, अगर कभी भी ये लिखा हुआ मिल जाए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसका मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। लिख सकते हैं ना? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। देखो जब ये वेक्टर साइन हटा देता है, ये एरो हटा देता है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है क्या? ऐसा मैंने बार-बार बताया है तुमको। ये ए वेक्टर क्वांटिटी है और अगर मैंने सिर्फ ए लिखा मतलब वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ इक्वल। अरे इतना हॉर्न क्यों लगाते हैं यार, पता नहीं किसको बोलते रहते हैं। √3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था वो क्या था? ए बी साइन थीटा, ऐसा कुछ था क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो ए बी साइन थीटा है। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, ए से ये ए कैंसिल, बी से ये बी कैंसिल, ये cos थीटा वाले टर्म को अगर नीचे ले जाऊं और √3 वाले टर्म को नीचे ले जाऊं तो मेरे पास इक्वेशन ऐसा बन जाएगा क्या? cos थीटा को उधर ले गया तो इधर हो गया tan थीटा, √3 नीचे आ गया तो 1/√3। अब थीटा का ऐसा क्या वैल्यू रखेगी 1/√3? तो तुमने बेसिक जब ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पढ़ा था तो ये सब वैल्यूज तुमने याद किया था। याद करो, अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता, अगर थीटा का वैल्यू 30 होता और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है क्या? इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलिए तो बहुत ही आसान था। आसान है क्या? हाँ या ना? क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। अब आपको क्या करना है? थीटा ढूंढना है। इसी में अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना होता ना, मान लो सेम टाइप में अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना होता, ये आप नोट कर लेना। सेम क्वेश्चन में अगर मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाता सेम टाइप में तो यहाँ पे ऐसा लिख देता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू बी। अब अगर यहाँ पे ये √3 चला गया तो यहाँ से भी √3 चला जाता, इसका मतलब tan थीटा 1 आ जाता क्या? tan थीटा 1 मतलब थीटा कितना हो जाता? 45 हो जाता। तो इस तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। अब ये भी क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड, अब डॉट प्रोडक्ट भी मुझे आता है सॉल्व करना, क्रॉस प्रोडक्ट भी मुझे आता है सॉल्व करना, तो इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। आसान है भाई। देखो मैंने जो टाइप 1 का क्वेश्चन तुमको कराया ये भी बहुत ही आसान है और टाइप 2 बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड है। अगर तुमको क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन आता है, तुमको डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन आता है तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके लिए पहले स्क्रीन थोड़ा पॉज कर लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड ड्रॉप कर दूं, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, मान लो ऐसा लिखा है वेक्टर ए जो है वो कुछ तो लिखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर ए कुछ ऐसा लिखा है और एक और वेक्टर है वेक्टर बी जिसका डेफिनेशन है मान लो 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, दो वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए का डेफिनेशन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी का डेफिनेशन क्या है 4j कैप प्लस 3k कैप। हमें फाइंड करना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, या कुछ भी हो सकता है, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर या a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर में फाइंड आउट करना है। अब ये जो फॉर्मूला हम जानते थे ना वो हम यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। शायद तुम यूज कर भी पाओगे लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों? देखो हमने क्या बोला है कि अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना होता है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर फाइंड आउट करना होता है तो इसको क्या लिखते हैं? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड sin थीटा। ऐसा ही लिखते हैं क्या? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा और डायरेक्शन के लगाते हैं ऐसा n कैप। ठीक है, अभी यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो n कैप आप नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों नहीं ढूंढ पाओगे? क्योंकि ये वेक्टर कैसा दिखता है ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल। नो डाउट आप इसको इमेजिन कर सकते हो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। जैसे इसको अगर इमेजिन करना होता तो x में चलना होता 2, x में 2 चलना है, y में कितना चलना है? y में नीचे चलना है -3 और z में कितना आना था? z में आना है 4, ऐसे बाहर। अब इन सब का जो रिजल्टेंट होता वो तुम्हारा वेक्टर होता। तो तुम इमेजिन
कर सकते हो, ऐसे मैंने इमेजिनेशन करने को सिखाया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलो आप इसका मैग्नीट्यूड, ये अगर सिर्फ इसका ए बी साइन थीटा अगर मुझे सॉल्व करना होता तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। जब भी वेक्टर इस तरह के फॉर्मेट में गिवन होता है, मैग्नीट्यूड नो डाउट फाइंड आउट कर सकते हो, बी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। थीटा गिवन है क्या? नहीं सर, थीटा नहीं गिवन है। अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए तुमको अलग से a डॉट b cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो एक छोटा सा a क्रॉस b फाइंड आउट करने के लिए तुमने बहुत तामझाम कर लिया गया, मतलब बहुत ज्यादा तुमने बेकार अटेम्प्ट कर लिए। तो उन बेकार अटेम्प्ट से बचना है। अब उन बेकार अटेम्प्ट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका देखेंगे यहाँ पर कि कभी भी अगर वेक्टर्स कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे जो वेक्टर्स गिवन है वो कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है क्या? कभी भी वेक्टर्स अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है तो क्रॉस कैसे करना है ये सीखने वाले हैं। अब अगर मैं बेसिक डेफिनेशन से जाऊं तो बेसिक डेफिनेशन से अपन क्या लिखेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना था। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। a वेक्टर के प्लेस में लिख दो जो भी a वेक्टर का डेफिनेशन है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। a वेक्टर का डेफिनेशन लिख दिया मैंने, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका क्रॉस करना है अपने को b वेक्टर के साथ। b वेक्टर क्या हो जाएगा, 4j कैप प्लस 3k कैप। लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता था? जब अलजेब्रा में इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आता था तो बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसा बोलता था, जैसे अगर मुझे ये सॉल्व करना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर मुझे सॉल्व करना है तो 2i कैप का क्रॉस इस पूरे के साथ होना चाहिए, माइनस 3j कैप का क्रॉस इस पूरे के साथ होना चाहिए और 4k कैप का क्रॉस इस पूरे के साथ होना चाहिए। मतलब जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, 2i कैप का क्रॉस कर दो इस पूरे के साथ, तो ये हो जाएगा 4j कैप प्लस 3k कैप, कुछ इस तरह का लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म है माइनस 3j कैप का क्रॉस कर दो 4j कैप प्लस 3k कैप। ये कुछ नया तो नहीं सीखा ना, ये तो बेसिक अलजेब्रा था ना। बेसिक अलजेब्रा में ऐसा सॉल्व किया होगा तुमने कि अगर ब्रैकेट में होता था, मान लो a प्लस b और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है a प्लस 3b के साथ, तो यहाँ पे क्या करते थे, a का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करते थे, फिर b का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करते थे, फिर सॉल्व करने के बाद जो भी आता था वो आंसर लिखते थे ना। तो वैसे ही मैंने लिखा 2i कैप का क्रॉस इस पूरे के साथ, 3 माइनस 3j कैप का क्रॉस इस पूरे के साथ और 4k कैप, लास्ट टर्म क्या लिखोगे, 4k कैप का क्रॉस इस पूरे के साथ, 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है सर, ये तो लिख लिया, ये तो बहुत ही आसान है। अब अगर ऐसा लिख लिया है तो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। मैं ऊपर वाले सबसे ऊपर में जो लिखा है ना 2i कैप क्रॉस 4j कैप प्लस 3k कैप को, इसको सिंपलीफाई अगर करूं, मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो पहले तो नंबर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट में अब यहां पर i क्रॉस j लिखना, यहां पर क्या करना है आपको, जो पहले है उसको पहले लिखना, जो बाद में उसको बाद में लिखना। अगर यहाँ पर i क्रॉस j के प्लेस में तुमने j क्रॉस i, मतलब अगर इसको उल्टा कर दिया ना तो आंसर गलत, ठीक है, पैसे बर्बाद, ठीक है। अगर 2 into 4 पहले तो न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई कर दो, फिर i पहले है तो i कैप क्रॉस j कैप कर देना। अगर आपने यहाँ पर j कैप क्रॉस i कैप कर दिया मतलब आपने गलत कर दिया है, आपको ऐसा अलाउड नहीं था, आपने गलत किया है, आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा नेगेटिव मार्क्स के साथ। तो ये मैंने पहला टर्म लिखा। दूसरा टर्म क्या होगा, तो 2 और 3 का पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, i कैप क्रॉस k कैप लिखेंगे। फिर से याद रखना है, अगर तुमने इस वाले टर्म में i कैप क्रॉस k कैप के प्लेस में अगर k कैप क्रॉस i कैप लिख दिया तो आंसर गलत, पैसे बर्बाद, 6 साल नहीं, तुम्हारे तो अभी स्टार्ट ही है। इधर देखते हैं, अभी इसमें क्या हो जाएगा, 3 और 4 सबसे पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -12, 3 और 4 मैंने मल्टीप्लाई किया -12, यहाँ पर हो जाएगा j कैप क्रॉस j कैप। अब दोनों यहाँ पर j थे तो तुम जिसको पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म देखो, -3 और ये 3, -9 j कैप क्रॉस k कैप। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4 और 4 16, 4 और 4 16
और यहाँ पर k कैप क्रॉस j कैप, 4 और 4 16, k कैप क्रॉस j कैप, 4 into 3 is 12, k कैप क्रॉस k कैप। अब एक एक करके सारे टर्म्स को सॉल्व करते जाएंगे, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मुझे i कैप क्रॉस j कैप सॉल्व करना है। इसको मैं हटा दूं क्या, शायद आपने स्क्रीन पॉज करके आप इसको लिख लेना, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है भाई साहब। हम क्या जानते हैं, ये चक्कर ही जानते हैं, चक्कर घूमना जानते हैं। i कैप j कैप और k कैप, ऐसा चक्कर घूमना जानते हैं। पहला टर्म देखो, i कैप क्रॉस j कैप, i से j जाना है, एरो के साथ चल रहे हैं, i से j जाना है, एरो के साथ चल रहे हैं, तो पहला टर्म क्या लिख देंगे, a क्रॉस b का पहला टर्म, 8 को एज इट इज रहने दिया और i क्रॉस j के प्लेस में लगा दिया मैंने k कैप। ये तो मैंने बताया था ना, सॉल्व करना सिखाया था मैंने तुमको। नेक्स्ट टर्म i क्रॉस k, i क्रॉस k अगर करोगे तो एरो के अगेंस्ट चल रहे तो माइनस j, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 j कैप, j क्रॉस j, ये 0 हो जाता है। मैंने इससे पहले लेक्चर में तुमको सिखाया था, दो पैरेलल वेक्टर्स का अगर क्रॉस करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। जिस तरह से दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 आता था, उसी तरह दो पैरेलल वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो ये जो टर्म है ना, j कैप क्रॉस j कैप, ये टर्म हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह मुझे और भी कुछ टर्म्स देखने दो जो कैंसिल होंगे। ये देखो, k कैप क्रॉस k कैप, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म देखो, j कैप क्रॉस k कैप, j कैप क्रॉस k कैप, एरो के साथ चल रहे हैं क्या, j कैप क्रॉस k कैप को अगर एरो के साथ चल रहे हैं तो i कैप से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे टर्म हो जाएगा -9 i कैप, ठीक है। इस वाले टर्म को मैंने सिंपलीफाई किया, j क्रॉस k लिखा, j क्रॉस k, i कैप बचेगा -9 i कैप। इसको अगर देखोगे k कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस j कैप, एरो के अगेंस्ट चलना पड़ेगा तो -16 लिख देना, और बचा हुआ टर्म क्या होगा, i कैप होगा बचा हुआ टर्म, -16 और i कैप। बाकी सारे टर्म तो मैंने लिख ही दिए हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो देखो मेरे पास i कैप के कौन-कौन से टर्म है, 16 i कैप -9 i कैप। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को अपन क्या लिखेंगे, -16 -9, ये -25 i कैप हो गया। 16 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो -25 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, -6 j कैप है और +8 k कैप है। ये मेरे पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का सॉल्यूशन है। एकदम बेसिक तरीके से हमने क्या किया, दो वेक्टर्स का क्रॉस करना सीखा है। अब ये तरीका मैंने जो तुमको बताया है, शायद तुमको समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन एग्जाम में ये तरीका नहीं यूज करना। सर अगर ये तरीका नहीं यूज करना है तो क्यों बताया, क्यों टाइम खराब किया हमारा? टाइम तुम्हारा इसलिए खराब किया गया है क्योंकि ये बेसिक तरीका है जो हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है। अब ये बेसिक तरीका थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक बना लिया है, एक शॉर्टकट बना लिया है। बेसिक तरीका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एग्जाम में ये तरीका यूज नहीं करना है। अब क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बेसिक एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से। एग्जाम में टेस्ट में कभी भी अगर आएंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक जो है वही यूज करना है। आंसर याद रखेंगे, -25 i कैप है, -6 j कैप है, +8 k कैप है। मैं दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके तुमको दिखाऊंगा जिसमें क्या हो जाएगा, सेम आंसर आना होगा लेकिन थोड़ा आसानी से। तो फिर से स्क्रीन पॉज और व्हाइट बोर्ड रब, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक छोटे तरीके से, जो हमें क्या करना है, एग्जाम्स में यूज करना है। कोई भी एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, तुम जहां पे भी होगे तुम ये यूज कर सकते हो क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल है। अब इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट क्या होता है, क्लास 12 में मैथ्स जिनके पास होता है ना, वो एक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट नाम का एक चैप्टर होता है, वहां पे ये लोग सीखते हैं। अपने को नहीं सीखना, अगर अपने पास मैथ्स नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इतना तूफानी बनने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बस तरीका जान लेंगे कि होता क्या है। अब तरीके में क्या करना है, जब भी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कैलकुलेट करना है, ऐसे बनाना दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, ऐसे बनाना है दो पैरेलल लाइंस। अब सबसे पहला रो जो है उसमें आपको क्या लिखना है, i कैप, ठीक है, यहां पे लिखना है -j कैप और यहां पर लिखना है k कैप।
ये डायग्राम आप याद कर लेना। जब भी आपको दो वेक्टर का क्रॉस करना है, आप ऐसे दो पैरेलल लाइंस बनाना और आई कैप माइनस जे कैप और ये के कैप इस तरह से आप लिख देना। आई कैप माइनस, आई कैप के साथ कोई प्लस माइनस, आई कैप के साथ प्लस लगाया, के कैप के साथ प्लस लगाया, जे कैप के साथ माइनस लिख देना। क्यों लिखते हैं वो जो मैथ्स पढ़ते हैं वो समझेंगे, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी नहीं समझने का, हम बस एक तरीका सीख रहे हैं। आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, मतलब मैं बोल रहा हूं ये चीज तो आपको याद करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा क्रॉस प्रोडक्ट का ये कॉमन रहने वाला है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मुझसे पूछा गया है। पहला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर। अगर पहला वेक्टर ए वेक्टर है तो जो भी वहां पे तुमको लिखा है, जैसे आई कैप, यहां पर आई कैप के साथ क्या लगा है 2, तो यहां पे लिख दो 2। जे कैप के साथ यहां पे क्या लगा है -3। अब यहां पे इनिशियल यहां पे आपने माइनस जे कैप लिख दिया तो माइनस जे कैप के साथ तो 3 लगा है। यहां पे आप इसको जे कैप देखना, ये माइनस बस लिख देना कि माइनस जे कैप होता है। जे कैप के साथ जो भी लिखा हुआ है वो यहां पे लिख देना, जैसे जे कैप के साथ -3 लिखा है तो यहां पे -3 लिख दिया। के कैप के साथ क्या लिख दोगे, के कैप के साथ लिख दिया हमने 4। ए वेक्टर को मैंने भर दिया। दूसरा वेक्टर कौन सा था, बी वेक्टर। कोई आई कैप का टर्म लिख रहा है क्या, नहीं सर, कोई आई कैप का टर्म नहीं लिख रहा। अगर आई कैप का टर्म नहीं लिख रहा तो आई के साथ लगा देना 0। जे का टर्म कितना है, जे का टर्म है 4, 4 लगा दिया। और के कैप का टर्म क्या है 3। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो तुमको पहले तो ये डायग्राम बना लेना है, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, ये फिक्स कर देना। पहले वेक्टर का सारा कंपोनेंट्स पहले लाइन में, सॉरी दूसरे लाइन में, और दूसरे वेक्टर का सारा कंपोनेंट्स तीसरे लाइन में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके आगे क्या करना है, तो तुमको एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा। 1 2 बीच में माइनस, 1 और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन, 3 और 4 इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन। ये पैटर्न याद करना है। ये मैंने कोई मेहंदी का डिजाइन नहीं बनाया है तुम्हारे लिए, ये तुमको पैटर्न याद करना है। 1 से 2 बीच में माइनस, 1 से 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस, 3 और 4 के बीच में मल्टीप्लिकेशन। अब सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान लो मैं आई कैप का टर्म लिखना चाहता हूं, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। आई कैप लिखना है अगर मुझे, तो जहां पर भी तुमको आई कैप लिख रहा है उसका रो और उसके कॉलम को कवर अप कर दो। आई कैप का रो जो है ये पूरा आई कैप का रो हुआ क्या, ये पूरा कवर अप कर दो। और ये आई कैप का कॉलम है, ये पूरा कवर अप कर दो। अब जब आपने इसको और इसको कवर अप कर दिया तो आपको क्या दिख रहा है, -3 4 4 3 ऐसा कुछ दिख रहा है। अब यहां पे कहां से स्टार्ट करना है, तो बॉटम वाले से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 और -3, जैसे 1 और 2 के बीच में ये 1 है और ये 2 है, यहां से यहां पहुंचना है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 × -3 कितना हो जाएगा, -9। पहला टर्म लिख दो -9। फिर क्या करना है, फिर एक माइनस लगाना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लगाना है अपने को एक माइनस, माइनस लगा दो। फिर क्या करेंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 और 4 ये हो गया क्या, इस डायग्राम के हिसाब से ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको और इसको मैंने कवर अप कर दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -9 हो जाएगा। बीच में एक माइनस लगा दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 16। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -25 आई कैप हो गया क्या। देखो आई कैप के साथ यही था क्या, पहला टर्म जब हमने सॉल्व किया था बेसिक तरीके से, तो पहला टर्म यही था क्या, -25 आई कैप। देखो -25 आई कैप आ गया हमारे पास। सर ये तो बहुत ही आसान है सर, तुरंत हो गया ये तो, ये आसान है, शॉर्टकट है, इसे तुमको बताया जा रहा है। चलो जे कैप का टर्म देख लेते हैं। जे कैप में पहले से माइनस जे कैप लगा देना। जे कैप का टर्म जब लिखोगे तो पहले से माइनस जे कैप लगा देना। फिर से देखो अब क्या कवर करेंगे, जे कैप का कॉलम और जे कैप का रो, तो ये कवर हो गया और ये दोनों कवर हो जाएंगे, 3 और 4 ऐसे, ये पूरा कवर हो गया और ये 3 और 4 कवर हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, 3 2 0 4 ऐसा कुछ बच रहा है क्या। अब यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, 3 और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर माइनस, तो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या लिखेंगे, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया हमने 6, फिर माइनस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये वाला टर्म और ये वाला, ये तो पूरा हाइड हो चुका है, तो 3 × 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 6, बीच में माइनस, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू क्या होता है 0, तो 6 -0 हो गया क्या। 6 -0 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा, -6j कैप आया क्या। देखो सेकंड टर्म आ गया
माइनस 6 क्या सेकंड टर्म आ गया सर बहुत ही आसान लग रहा है सर, मजा आ रहा है ये तो अपने को। ये और ये, अब मान लो मुझे के कैप का टर्म फाइंड करना है। अगर मुझे के कैप का टर्म फाइंड करना है तो के कैप में अपन ने क्या किया, इस पूरे को और इस पूरे को अगर मैं कवर अप कर दूं तो 1 2 3 4 ऐसे कुछ बच रहे हैं क्या। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, 4 into 2 8, 4 into 2 8 पहला टर्म रख दिया, माइनस के साथ दूसरा टर्म 0 into -3, 0 into -3 0 हो गया, तो ये लिख दिया मैंने 0। आखिरी टर्म 8 के कैप चाहिए था, क्या आ गया क्या देखो। अब इसका मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -25 i कैप -6 j कैप प्लस 8 k कैप, ये आंसर। सर ये बहुत ही आसान था सर, बहुत ही आसान था और हमें शायद समझ में भी आ गया है। अगर तुमको समझ में आया है ना, मैंने a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर फाइंड आउट किया है, आप क्या करो स्क्रीन को पॉज करो और b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर कैलकुलेट करो। आप क्या करो स्क्रीन को पॉज करो और b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर कैलकुलेट करो, खुद से ट्राई करो। मैं अभी स्क्रीन पॉज करके आपको सॉल्व करने का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। नो डाउट मैं वीडियो में मैं अभी पॉज करके वापस से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद वीडियो देखना। अभी के लिए तुम्हें जिसको भी तुम मानते हो, अल्लाह भगवान गॉड जिसको भी तुम मानते हो उसकी कसम, ठीक है, धरती माता, किसी और की माता को अगर तुम मानते हो, अपनी माता या जो भी है उसकी कसम, तुमको क्या करना है, स्क्रीन पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। ट्राई करके देखते हैं क्या होगा, गलत ही होगा, मैक्सिमम गलत होगा, मैं बताऊंगा, मैं भी सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना। चलो स्क्रीन पॉज हो रहा है, टाइम मिल रहा है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं, आई होप तुम लोग ने सॉल्व किया होगा और शायद आंसर भी आ गया होगा। देख लेते हैं सही क्या गलत क्या, देख लेते हैं। अभी पहला वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। अगर पहला वेक्टर बी वेक्टर है तो i के सामने लिख दो, अब यहाँ पे i का कोई टर्म था नहीं तो यहाँ पे लिख दिया 0, j के साथ यहाँ पर 4 था तो 4 लिख दिया, k के साथ 3 था तो 3 लिख दिया। नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है, a वेक्टर, ये वाला फॉर्मेट i कैप माइनस j कैप k कैप और ये एरो, ये तो फिक्स रहना है सब में। a वेक्टर के प्लेस में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो -3 और यहाँ पर लिख दो 4। लिखा जा सकता है ऐसा, लिख दिया सर जी। अब पहले फाइंड करते हैं i कैप, पहले फाइंड करते हैं i कैप। अच्छा किसी ने बेसिक तरीके से तो नहीं सॉल्व कर लिया ना, बेसिक तरीका ठीक है अगर आता है तो, लेकिन उससे बचेंगे इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब i कैप का टर्म मुझे लिखना है, i कैप का टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो कवर अप कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 3 -3 4। घूमना कैसे होता है, 1 से 2 जाना है मल्टीप्लिकेशन के साथ, बीच में माइनस करना है, 3 से 4 आना है मल्टीप्लिकेशन के साथ, यही तो घूमने का तरीका है। तो यहां से स्टार्ट करो तो 4 into 4 कितना लिखोगे, 4 into 4 है 16, तो पहला टर्म लिख दिया आपने 16। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, माइनस, पहले तो फॉर्मूला का माइनस लिख दो, ये फॉर्मूला का माइनस लिख दिया पहले, फिर -3 into 3, ये -9 हो जाएगा क्या, तो -9 लिखा। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, ये 16 माइनस ऑफ -9 ये +9 हो गया ना, तो पहला टर्म आया 25 i कैप, पहला टर्म क्या आया 25 i कैप, बात समझ में आ रहा है। दूसरा टर्म लिखते हैं, जब j कैप का टर्म लिखना होता है तो पहले से -j कैप अपने मन से लगा देते हैं। अब j कैप का टर्म लिखने के लिए ये पूरा ऊपर का, सबसे ऊपर का रो कवर अप हो जाएगा और ये बीच वाला कॉलम कवर अप हो जाएगा, तो 0 3 2 4 ऐसा बचा ना। 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 होता है, पहला टर्म लिख दिया 0, फॉर्मूले का माइनस, फिर 2 into 3 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको जब सिंपलीफाई करोगे माइनस j कैप इधर गया, ये -6, सॉल्व करने पर 6 j कैप आ गया, जब सॉल्व किया 6 j कैप आ गया। उसी तरह अगर मुझे k कैप का टर्म लिखना होता तो k कैप में क्या करते, इस पूरे को और इस पूरे को कवर कर देते, तो -3 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला टर्म लिख दिया 0, फिर फॉर्मूले का माइनस लिखा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 8 हो गया, सॉल्व किया इसको तो ये -8 j कैप आ गया। इसका मतलब b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर जो है उसका वैल्यू आ रहा है 25 i
आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 जे कैप। आई होप बहुत लोगों का सही आंसर आया होगा। अगर कैलकुलेशन छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो चलो इट इज अलाउड, लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक मत करना। तरीका कैसे सॉल्व करने का है, अगर प्लस माइनस भी गलत हो रहा है तो फिर वो गलत है, ठीक है। अच्छा, अब सर आपने ऐसा क्वेश्चन क्यों कराया, ए क्रॉस बी करा दिया फिर बी क्रॉस ए करा लो। अब ध्यान से देखो दोनों आंसर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तुमको एक जैसे टर्म दिख रहे होंगे, बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको बस एक स्लाइड चेंज मिल रहा है भाई। अब स्लाइड चेंज क्या मिल रहा है, अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में माइनस बाहर निकाल दूं ना तो मुझे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हमने क्या बोला कि मेरे पास ए वेक्टर क्रॉस बी भी है और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी है। अब एक जैसे ही क्वेश्चन मैंने तुमको 2 बार क्यों सॉल्व कराया, तो कुछ समझाना है, कुछ जरूरी बातें हैं जो तुमको बतानी है, इसीलिए तुमको एक जैसा क्वेश्चन 2 बार कराया है। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर इसमें देखो, इसमें से माइनस बाहर निकालो, जैसे ही माइनस बाहर निकालोगे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 25 आई कैप, माइनस बाहर चला गया तो प्लस 6 जे कैप, प्लस में से एक माइनस बाहर निकाल तो माइनस 8 कैप, 8 के कैप होगा, तो 1 के कैप है, 1 के कैप हो गया। तो जैसे ही मैं इसमें से एक माइनस बाहर निकाल दूंगा ये ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो माइनस साइंस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है क्या, देख लो साफ साफ दिख रहा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में अगर तो माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तुमको ए मिलेगा, माइनस सब जगह से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या, और ये लॉजिकल भी है। लॉजिकल क्यों है, क्योंकि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढो या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढो, दोनों ए बी साइन थीटा होता है क्या। आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढो या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढो, दोनों ए बी साइन थीटा होता है। और यहां पे आप चाहो ना तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देख सकते हो, 25 6 माइनस 8 माइनस 25 माइनस 6 प्लस 1। जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करके मैग्नीट्यूड ढूंढोगे तो आप देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, और यहां से साफ साफ पता भी चल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए था। चेंज कहां पर हो जाता है, ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी अगर प्लेन के ऊपर चला जाएगा तो बी क्रॉस ए प्लेन के नीचे चला जाएगा क्या। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर है, ऐसे 2 वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब अगर ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी अगर ऊपर गया तो बी क्रॉस ए नीचे चला जाएगा क्या। मतलब जो भी डिफरेंस होता है सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। इसीलिए क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या ऐसा सही है। नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल गलत है। नहीं सही है, सॉरी माइनस तो लगाया था। क्या पूछते हैं वो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है क्या वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट तब सही होता जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर तुमसे ये पूछेंगे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर है, तो तुम बोलेंगे हाँ सर ये बिल्कुल बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है। डिफरेंस कहां पे होता है, डायरेक्शन में होता है, हाँ या ना। अब जब डॉट प्रोडक्ट तुमने सीखा था ना तो तुम डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन आता था क्या, नहीं सर, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड आना होता है ना। जब भी हमें 2 वेक्टर्स का डॉट करना होता था, 2 वेक्टर्स का डॉट मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट आना है। अब a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो, बात एक रहेगा। आप a डॉट b लिखा करो या b डॉट a लिखो, बात एक रहेगा। बहुत टाइम लगता है व्हाइट बोर्ड रब करने में ना, पहले एक बार थोड़ा गीले कपड़े से पोंछो, फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछो, तब जाके लिखने लायक होता है।
आधा टाइम तो मेरे को लगता है व्हाइट बोर्ड रख करके चला जाता है। ऐसा पूछते हैं क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है वो b वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर का जब वैल्यू लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? ab cos थीटा, या जब आप इसको लिखोगे तब भी आप ab cos थीटा लिख रहे होगे। तो आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है? कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक्स में। जब भी आप दो वेक्टर का डॉट करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। डॉट करने पे रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, डायरेक्शन बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन जब भी आप क्या करोगे, दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हो, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के बराबर है। मैग्नीट्यूड वाइज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। एक प्लेन के ऊपर अगर होता है तो एक दूसरा क्या होता है? प्लेन के नीचे होता है। अब इसमें क्या है, इस तरह के अनगिनत क्वेश्चन कराए जा सकते हैं क्या? मान लो मैं बोलूं एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे लेक्चर आज का। फिर से मैं क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है? खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का। मैं क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं। a वेक्टर जो है वो 4j कैप माइनस 3k कैप है, और b वेक्टर जो है वो 2i कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है? फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। एक क्वेश्चन है ऐसा, मैं आपको बोलूंगा स्क्रीन पॉज करके क्या करो, ट्राई करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, मुश्किल आपको नहीं होगा सॉल्व करने में। फिर से क्या करेंगे, जो फिक्स पैटर्न है वो तो बना देंगे। कुछ आए ना आए सर, ये तो अपने को आता है बनाना। आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। ए के पास कोई आई का टर्म है क्या? नहीं है सर, तो लिख दो 0। ए का जे कैप का टर्म कितना है? 4, और के कैप का टर्म कितना है? -3। बी वेक्टर अगर देखोगे तो आई कैप का टर्म है 2, जे कैप का कोई टर्म नहीं दिख रहा तो 0, और के कैप का टर्म क्या? 4। अब कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले आई कैप का टर्म। ये और ये पूरा कवर कर दिया, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ 16 फॉर्मूले का माइनस 0 - 3। मैं लिख देता हूं यहीं पे, कंफ्यूजन आपको 4 × 4 माइनस 0 × -3। ये पहला टर्म हो गया क्या? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर 0 हो जाएगा, तो -0 कोई मतलब नहीं बन रहा। 4 × 4 हो गया 16, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? 16 आई कैप। पहला टर्म हो गया 16 आई कैप। उसके बाद माइनस जे कैप सॉल्व करते हैं। माइनस जे कैप में इस पूरे को और इस पूरे को कवर अप कर दो। 4 × 0 पहला टर्म हुआ ना, 4 × 0 पहला टर्म हो गया, फॉर्मूले का माइनस 2 × -3, 2 × -3 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, अगर ये टर्म तो 0 हो गया, +6, और इधर सॉल्व करोगे तो ये -6 जे कैप हो जाएगा। अगर खुद से सॉल्व करके देखो, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। लास्ट में अगर मुझे के कैप का टर्म लिखना है तो के कैप लिखा हमने, ये और ये कवर कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, तो पहला टर्म 0 लिख दिया, फॉर्मूले का माइनस 2 × 4 इज 8, तो 0 - 8 जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? -8 के कैप हो जाएगा क्या? इसका मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का वैल्यू कितना आना है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का वैल्यू जो आना है वो कितना आना था? कहां चला गया भाई? यहां है हमारे पास 16 i कैप -6 j कैप -8 k कैप। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का रिजल्ट आ जाएगा। मान लो अगर तुमसे किसी ने पूछा होगा कि ये कैलकुलेट करो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहां से मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं क्या? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करके ऐड करके रूट के बाहर निकाल लोगे, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो हमने क्या किया? क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन बता दिए। क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन इस नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, और एक और क्वेश्चन जो होगा
नेक्स्ट वाले क्लास में अपन यूनिट वेक्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर पे। आज के लिए इतना ही रख देते हैं।